नमस्कार मित्रों। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज दोपहर 2 बजे फेसबुक लाइव आने के लिए एक संदेश सभी लोगों तक पहुंचाया था, लेकिन किन्हीं परिस्थितियों फेसबुक के अपने हिटलरशाही रवैये के तहत आज उन्होंने मुझे लाइव आने से रोक दिया। लेकिन जो कहना है, जो आपको सुनाना है, वो नहीं रोक सकते। फेसबुक लाइव ही माध्यम नहीं है। हम जो कहना चाहते हैं वो दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं। फेसबुक लाइव के माध्यम से एक सरलता महसूस की कि आज हम आप सब फेसबुक पर एक दूसरे के साथ जस्ट अ सेकंड्स में जुड़ जाते हैं। यहाँ थोड़ा समय लगेगा, खैर कोई ख़ास बात नहीं। विशेष बात यह कि बहुत सारे मित्रों के मैसेज आए, बहुत सारे मित्रों के फ़ोन कॉल भी आए कि आज भैया किस बाबत फेसबुक लाइव आना चाह रहे हैं आप। तो चूँकि विषय सबको पता है, ये जो महामारी का दौर चल रहा है, इस दौर से ही संबंधित विषय है। कुछ कुंठा थी, कुछ सलाह थी, कुछ मेरी व्यक्तिगत सोच थी, वो सब आप लोगों के साथ साझा करने के लिए एक वक्त निकाला था। इसी बीच अभी एक बहुत दर्दनाक, हृदय विदारक, ये कह सकता हूँ कि वो घटना सुनने के बाद स्तब्ध हूँ, मौन हूँ, भावुक भी हूँ कि आज हमारे मीडिया जगत के वरिष्ठ पत्रकार और शानदार एंकर श्रीमान रोहित सरदाना जी हमारे बीच नहीं रहे। बड़े दुख का विषय है। कल तक वो लोगों की मदद कर रहे थे, ट्विटर के माध्यम से लोगों को सुविधा मुहैया करा रहे थे, समाचारों के माध्यम से लोगों की पीड़ा जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे थे, और आज वो खुद में एक इतिहास बनकर हम लोगों को आश्चर्यचकित कर कर चले गए। और दुखद है। हम ईश्वर से ऐसी प्रार्थना करते हैं कि उस पुण्य आत्मा को ईश्वर अपने श्री चरणों में स्थान दे, और अब अपनी ये नाराज़गी प्रभु दूर करिए। आम जनमानस त्राहि त्राहि कर गया है। हर पल ऐसी खबर आती है जिससे भावुक हो जाते हैं। तमाम मित्र, भाई, रिश्तेदार एक दूसरे की मदद के लिए जुड़े हैं। ख़ास बात ये थी जिसके लिए मैं आप लोगों के बीच आना चाह रहा था कि एक कहावत बड़े बुजुर्गों ने कही है कि जो चीज़ हम दूसरे से इच्छा जाहिर करते हैं, मांगते हैं, और वो जब हमें नहीं मिलती है तो फिर हम उसको पाने का और ज़्यादा प्रयास करते हैं। आज इस महामारी के दौर में मेरे व्यक्तिगत विचार से इस पर अगर कोई ब्रेक लगा सकता है तो वो केवल और केवल संपूर्ण लॉकडाउन है। तमाम लोगों के अपने व्यूज़ हैं कि आर्थिक तंगी से गुजर जाएगा देश। अरे मैं उन लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि जब जीवन ही नहीं रहेगा तो आर्थिक तंगी और आर्थिक लाभ, इन सब चीज़ों का महत्व कहाँ रह जाएगा। आज जीवन बचाने की बात है। जिंदा रहेंगे तो अर्थ से भी मजबूत होंगे। ये पता ही नहीं है कि कौन व्यक्ति किस क्षण हमसे अलविदा कहे जा रहा है। चूँकि हम पेशे से पत्रकार भी हैं, लोगों की पीड़ा शासन प्रशासन तक पहुंचाने का जिम्मा भी रखते हैं। कोशिश करते हैं कि हर उस व्यक्ति, हर उस पीड़ित की आवाज़ शासन प्रशासन तक पहुंचे जो अपनी आवाज़
शासन तक पहुंचाना चाह रहा है। हम उसकी आवाज़ बनकर उसके प्रतिनिधि के रूप में कार्य करना चाहते हैं, कोशिश करते हैं। कोशिश करने के बाद भी इस दौर में जो हकीकत है वो ये है कि 10% लोगों की मदद कर पाते हैं। अगर 200 फ़ोन कॉल आए तो बमुश्किल 20 लोगों की मदद कर पाए। ऐसे में एक बात समझ में नहीं आ रही है कि कोरोना 2020 में भारत में प्रवेश किया और आज 2021 में हम त्राही त्राही कर रहे हैं। एक वर्ष बाद भी हमारी सरकारें अच्छी व्यवस्थाएं क्यों नहीं कर पाई? क्या आपको नहीं लगता कि इन मौतों के पीछे स्वास्थ्य विभाग की अव्यवस्थाएं भी हैं? एक बड़ा बजट स्वास्थ्य विभाग को जारी होता है और उसके बाद आज स्थिति ये है कि कहीं ऑक्सीजन नहीं है तो कहीं बेड नहीं है, तो कहीं एक्सरे नहीं है, तो कहीं लैब टेक्नीशियन नहीं है। ऐसी बदहाली दूसरे देशों में तो देखने को नहीं मिलती। चूँकि हम एक छोटे से जनपद में रहते हैं जिसका नाम मैनपुरी है और यहाँ मैनपुरी के पास में उत्तर प्रदेश का एक मिनी पीजीआई भी है जो कि सैफई में स्थित है। सैफई में स्थित मिनी पीजीआई में भी ऑक्सीजन का एक 54,000 लीटर कैपेसिटी का प्लांट लगा है, लेकिन वह भी बदहाली के हवाले है। क्या उसको पिछले 1.5 माह से त्राही त्राही कर रहे लोगों की आवाज़ सुनकर 2 और 3 दिन में सही नहीं कराया जा सकता था? 4 से 10 जिलों में आसपास सप्लाई के लिए वो अकेला ही काफ़ी था, लेकिन न जाने प्रशासन और शासन की मंशा क्या है, क्या करना चाहते हैं, क्यों हमारी ज़िंदगियों से खेल रहे हैं, क्यों नहीं इस वायरस की चैन को तोड़ने का कार्य कर रहे हैं। तो मित्रों, आपसे जो अपील थी वो ये थी कि ये न सुनेंगे अब हम ही कुछ कर गुजरेंगे। इन लाइनों को सार्थक बनाते हुए आप लोग कृपया खुद में ये तय कर लीजिए कि अब हमारे लिए लॉकडाउन हो गया है, पूरी तरह से लॉकडाउन है। किसी भी गैर आकस्मिक सेवा के लिए लॉकडाउन है। घर में रहिए, माता पिता का ख्याल रखिए, बच्चों का ख्याल रखिए। जरा से भी लक्षण आने पर बिना किसी लापरवाही के तुरंत उपचार लीजिए, तभी जिंदगी सुरक्षित है। आज सच्चाई सबको पता है। हम थोड़ी सी सच्चाई जितनी जान पाए हैं उतनी मैनपुरी के जिला अस्पताल के बारे में आपके साथ चर्चा करेंगे। मैनपुरी जिला अस्पताल का अस्पताल प्रबंधन पूरी तरह से फेल है। कल देर रात की एक घटना ने ये स्पष्ट कर दिया कि स्वास्थ्य विभाग के लोग पूरी तरह लापरवाही पर आमादा हैं। सीएमओ ऑफिस के अंदर बड़ी तादाद में रखे ऑक्सीजन सिलेंडर होने के बावजूद भी जिला अस्पताल इमरजेंसी में ये कह दिया जा रहा है कि हमारे यहाँ ऑक्सीजन नहीं है, ख़त्म हो गई। इसका जिम्मेदार कौन है? सीएमओ साहब किसी का फ़ोन उठाना पसंद नहीं करते। कोई भी व्यक्ति फ़ोन करे उनको, उनकी अपनी एक हिटलरशाही नीति है। ज़्यादा फ़ोन करने के बाद किसी एक्सक्यूज़ में कहते हैं व्यस्तता रही होगी। मैनपुरी में L2 कोविड अस्पताल बना हुआ है। चूँकि मुझे नहीं लगता कि सारे लोगों को ये बात पता होगी कि कोविड L2 में किन किन चीज़ों की आवश्यकता है।
कोविड L2 अस्पताल में जिन सुविधाओं की आवश्यकता है, क्या वो सुविधाएं L2 में मुहैया हैं? ये तय करने के बाद ही उस अस्पताल को L2 का नाम दिया जाता है। मैनपुरी कोविड L2 अस्पताल में किन परिस्थितियों बस वो सुविधाएं मुहैया नहीं हो पाई हैं। बाला बात करें तो ऑन कॉल एक एक्सरे की भी आवश्यकता होती है L2 में, लेकिन L2 में भर्ती किसी भी मरीज का एक्सरे अस्पताल में नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति में कैसे परीक्षण हो पाएगा कि उनकी तबीयत में, उनकी स्थिति में सुधार हो रहा है अथवा नहीं? कौन है जिम्मेदार इसके लिए? जनपद के बड़े अधिकारी बात करते हैं DM साहब की, कोरोना से ग्रसित होने के बाद भी हर संभव प्रयास कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जिसने भी उनके पास फ़ोन किया होगा ना उम्मीद नहीं हुआ होगा, लेकिन क्या करें, स्वास्थ्य विभाग के लोग लगातार अपनी जिम्मेदारियों से बेमुख होते नज़र आ रहे हैं और पूरी मुखरता के साथ कह सकता हूँ कि घनघोर लापरवाही कर रहे हैं। कभी पता लग रहा है कि एक ही डॉक्टर की ड्यूटी लगा दी, 50 मरीज भर्ती हैं इमरजेंसी के अंदर। सब कुछ आपके पास व्यवस्थित है, स्टाफ है, 26 से ज़्यादा का स्टाफ है जिला अस्पताल में, लेकिन कुछ ही लोगों से काम लिया जाएगा, काम ही नहीं लिया जा रहा है। सबसे बेसिक नीड कोरोना में जो मानी जा रही है वो ऑक्सीजन है, और उस ऑक्सीजन के होते हुए भी मरीज को उसका लाभ न मिल पाए, उसकी जान न बच पाए, तो ऐसे में इससे ज़्यादा निकृष्टता स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही की क्या मानी जाए। इस बदहाली का शिकार केवल मैनपुरी ही नहीं है, पूरे उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग के हालात लगभग एक से हैं। अब ऐसे में हम और आप ही इस बात को तय करके अपने में ठानेंगे कि हमें किसी भी कीमत पर ये नहीं मानना है कि लॉकडाउन नहीं है, हमें ये मानना है कि लॉकडाउन है। बेहद आवश्यक होने पर पूरे प्रिकॉशन के साथ ही निकलेंगे। सैनिटाइज़र, हैंड ग्लव्स, मास्क, और मित्रों चूंकि एक मास्क से काम नहीं चल रहा है, तो हम आप सभी लोगों से एक अपील करेंगे कि इस तरीके के सर्जिकल मास्क को लेने के बाद पहले इस सर्जिकल मास्क को लगाएंगे हम, उसके ऊपर से एक कपड़े के मास्क का प्रयोग करेंगे। कम से कम 2 मास्क हम प्रयोग करेंगे, जिससे कि हम शायद इस महामारी के चपेट में आने से बच जाएं। बचाव ही दवाई है, ये बात हमें अपने आप में पूरी तरह से डालनी पड़ेगी कि इस कोरोना महामारी से बचने के लिए हमें अपने घरों के फ्रिज बंद कर देने चाहिए। हमें कम से कम 1 गिलास गर्म पानी सुबह उठकर पीना चाहिए। पूर्ण स्वस्थ मनुष्य को भी दिन में 1 बार भाप लेनी चाहिए। इन सब चीज़ों, प्राणायाम, योगा करना चाहिए। इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए हमें ये कार्य करना चाहिए। घर की दहलीज से बाहर कदम रखने पर हमें मास्क का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। ऐसा अगर हम करते हैं तो निश्चित रूप से ये मान लीजिए कि हम बहुत बड़े स्तर तक महामारी से बच सकते हैं। ये कहने में कोई गुरेज नहीं है, ये पता ही नहीं है किसके पास इस वायरस ने दस्तक दे दी है।
जो शाम को बात कर रहा है सुबह नहीं है। ऐसी स्थितियाँ अपने जीवन काल में हमने भी नहीं देखी, और मुझे लगता है कि आप में से भी बहुत सारे लोगों ने नहीं देखी होंगी। तो आपसे केवल यही एक अपील है कि आप इसका बेहद ध्यान रखें। जरा सी भी, मामूली सी भी तकलीफ महसूस होने पर तुरंत उपचार लें, जांच कराएं, और 1 मई से जो शुरू होने वाली आपकी कोरोना वैक्सीन की जो चेन है उसमें शामिल हों, रजिस्ट्रेशन करवाएं। कोविन वेबसाइट पर जाकर आपको वहाँ टाइम, डेट और सारी चीज़ें मिलेंगी। वैक्सीन अवश्य लगवाएं। ये सही बात है कि वैक्सीन गारंटी नहीं देती कि आपको कोरोना वायरस नहीं लगेगा, लेकिन वैक्सीन लगाने के बाद जो रिजल्ट आए हैं, अगर किसी को कोरोना वायरस हुआ भी है तो उसका इफ़ेक्ट बहुत कम प्रतिशत में हुआ है। जान बचाने का कार्य तो करती है। तो ऐसे में सभी लोग ये अपने आप में संकल्पित हो जाएं कि वायरस से बचना है तो सावधानी बरतें, मास्क लगाएं, हैंड ग्लव्स पहने, सैनिटाइज़र का प्रयोग करें घर से बाहर जाने के बाद, और घर के अंदर रहने पर गुनगुना पानी, गर्म पानी, गरारे और विक्स की भाप अवश्य लें। एक दूसरे की मदद के लिए तत्पर रहें। इस समय कोई पक्ष नहीं, कोई विपक्ष नहीं। हम अपने मित्रों से, उनके मित्रों से और हमारे गैर जानने वाले लोगों से भी ये कहना चाहते हैं कि हमारा जो दायित्व है हम उसको न भूलें। एक वो दायित्व है इंसानियत का दायित्व, मानवता का दायित्व। हमारा मोबाइल नंबर है 9410250027। एक बार फिर 9410250027। नाम है कृष्णकांत मिश्रा, टीवी जर्नलिस्ट हूँ मैनपुरी में। आप लोगों से ये उम्मीद रखता हूँ कि आप लोग मेरी बातों को अक्षर से न मानते हुए थोड़ा बहुत अनुसरण करेंगे, जिससे मुझे लगेगा कि मैंने कोई संदेश लोगों तक भेजा, वो सार्थक हुआ। मेरे इस मोबाइल नंबर पर 24 घंटे 7 दिन कभी भी फ़ोन करके मदद मांगी जा सकती है। जिसके लिए जितना सक्षम हूँ उतनी 100% गारंटी के साथ मदद करने की कोशिश करता हूँ और करता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।